अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। मैं मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सीने की जलन या तेजाबियत के बारे में। सीने की जलन या तेजाबियत उस वक्त होती है जब मैदे के अंदर जो एसिड होता है वो ऊपर खुराक की नाली में आता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि एक स्फिंक्टर होता है जो कि खुराक की नाली जहाँ पे आके मैदे के साथ अटैच होती है, वहाँ पे वो एक वेल्व सा होता है जो ऊपर जाने से रोकता है एसिड को भी और बाकी कंटेंट्स को भी। तो जब वो स्फिंक्टर किसी वजह से लूज़ हो जाता है या मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होता तो एसिड जो है वो बार बार ऊपर जाता है और वो खुराक की नाली में इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। मेडिकल की लैंग्वेज में इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। हाँ, अगर हम इसकी वजह की बात करें तो कोई इसकी एक सिंगल वजह नहीं है। काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें इसका रिस्क बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ओबेसिटी हो यानी मोटापा जब होता है तो उसकी वजह से भी स्टमक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जो फैट इकट्ठी हुई होती है एब्डोमेन में, पेट में, तो उसकी वजह से भी ऊपर रिफ्लक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है हाइटल हर्निया। उसमें क्या होता है कि जो मैदा है वो पुल होके ऊपर चला जाता है इन दी चेस्ट, तो उससे भी एसिड ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब मैदा टाइम से एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता और उसके अंदर एसिड ज़्यादा देर रुकता है तो उसकी वजह से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक डिज़ीज़ होती है स्क्लेरोडर्मा, जो कि बेसिकली पट्ठों की और कनेक्टिव टिश्यू की डिज़ीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसोफेगस है उसके जो पट्ठे हैं उसके अंदर फाइब्रोसिस होती है और वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से भी वो नीचे जो स्फिंक्टर है वो क्लोज़ नहीं होता और उसकी वजह से एसिड बार बार ऊपर जाता है। लेकिन याद रखिए ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके होते हुए डिज़ीज़ लाजमी होगी या इनके बगैर नहीं होगी। कुछ लोग नॉर्मल वेट के साथ होते हैं विदाउट दीज रिस्क फैक्टर्स, बट फिर भी उनमें रिफ्लक्स के चांसेस होते हैं, रिफ्लक्स होता है उनमें, तो वो रिफ्लक्स डेवलप हो जाता है उनमें। तो ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसमें सबसे कॉमनली जो चीज़ देखने में आती है वो सीने की जलन और दर्द होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ फंसा हुआ है या समटाइम्स खाना जो है वो रुकता है ग़िज़ा की नाली में। इसके अलावा बार बार गला ख़राब होता है, आवाज़ चेंज हो सकती है। इसके अलावा खुश्क खांसी हो सकती है लोगों को। समटाइम्स एस्थमा की तरह की जो अलामात है वो आना शुरू हो जाती हैं। बार बार एसिड ऊपर आने से समटाइम्स जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसकी अगर हम तशख़ीस की बात करें तो तशख़ीस जो है इसकी बहुत सिंपल है। जो अलामात हैं वही काफ़ी होती हैं इसको डायग्नोज़ करने के लिए, इसकी तशख़ीस के लिए, तो उसकी बेस पे ही आम तौर पे दवाई दी जाती है। हाँ, अगर कुछ केसेस में जब बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो तो उसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसमें पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। जो ग़िज़ा की नाली है उसके अंदर एक प्रोब रखते हैं 24 आवर्स के लिए और वो उसकी रेगुलरली पीएच मॉनिटर करता है कि एसिड ऊपर आता है। जब एसिड ऊपर आता है तो पीएच लो हो जाती है। और जिस केस में अगर सर्जरी की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ट्रीटमेंट में इसका जिक्र करेंगे, तो उसमें भी एक दफ़ा पीएच मॉनिटरिंग पहले लाजमी हो जाती है। इसमें अगर हम एंडोस्कोपी की बात करें तो आम तौर पे एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर अलामात मुसलसल रह रही हैं, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, शदीद सिम्टम्स हैं यानी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तब एंडोस्कोपी करके देखते होते हैं कि कहीं कोई अल्सर ना बन गए हों इसके अंदर। उसके अलावा अगर इसमें वज़न किसी का कम हो रहा है, खून की उल्टी आती है या वैसे जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, अगर खुराक जो है वो मुसलसल फंसना शुरू हो गई है, या अगर ये अलामात जो हैं वो 50 साल या उससे ऊपर की उम्र में शुरू हुई हैं, तो या भूख अगर कम लग रही है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें एंडोस्कोपी का रोल आ जाता है कि ये देखें कि इसकी वजह से कोई और पेचीदगी तो नहीं हो रही है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें मेडिसिन के अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ साथ में है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर तो किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न कम करने की ज़रूरत है, उससे अलामात बहुत बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद जो खाने का टाइम है, ख़ास तौर पे रात का और उसके दरमियान जो लेटने के दरमियान वक्फ़ा है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए, ताकि
जो खुराक है वो आसानी से आगे चली जाए उसके बाद, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और रिफ्लक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर मरीज़ जब लेटता है तो उसने सर की तरफ से जो बेड की या चारपाई की साइड है उसको 6 इंच ऊपर रखना होता है, उससे भी सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं। इसमें 2 तरीके किए जा सकते हैं, या तो जो पाए हैं उनके नीचे चारपाई के कुछ ब्लॉक्स लकड़ी के या 2-2 ईंटें रख ली जाएं, या मैट्रेस अगर है तो उसके नीचे कोई वेज शेप ऐसी चीज़ रख दी जाए जो सर वाली साइड थोड़ी सी ऊंची कर ले। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-2 तकिए रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो सिर्फ गर्दन ऊपर होती है और वो हमारा मकसद हासिल नहीं होता, और दूसरा इसकी वजह से गर्दन के जो पट्टे हैं उनमें दर्द होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम खुराक की बात करें तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो इसको एग्रीवेट करती हैं, जिसमें स्पाइसी मील है, जिसमें ज़्यादा फैटी मील है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, चाय, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको बढ़ाती हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केचप, टोमेटोज़, ये भी इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करती हैं, उसमें कुछ दिल की दवाएं हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, तो वो अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी रिव्यू करवाएं अपने डॉक्टर से। जो लोग ज़्यादा तंग कपड़े पहनते हैं उनमें भी क्या होता है कि एब्डोमेन पे प्रेशर ज़्यादा आता है और वो उनमें रिफ्लक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो खुले कपड़े पहनने चाहिए। लार्ज मील लिया है वो भी इसका बायस बन सकता है, तो मरीज़ को चाहिए कि वो छोटे छोटे मील ले, बेशक वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ले, 4 से 5 दफ़ा खा सकता है, लेकिन एक वक्त में पेट भर के खाने से भी जो वेल्व है वो लूज़ हो जाता है और उसमें से ज़्यादा ऊपर रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर खाना खाने के साथ ही जो लोग ये आदत उनकी होती है कि वो उसके बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं या उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसा की चीज़ लेते हैं, तो उसमें भी ये बढ़ सकता है। तो इसलिए एडवाइज़ यही किया जाता है कि पानी जो है वो पहले लिया जाए या दरमियान में थोड़ा सा लिया जाए, उसके बाद बिल्कुल ना लिया जाए। एक्सरसाइज से चीज़ें बेहतर होती हैं, तो एक्सरसाइज है वो भी इसमें लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो उसमें आमतौर पे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें एसिड कम करने वाली मेडिकेशन होती है, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक क्लास है दवाइयों की, जिसमें बहुत सारी आगे उसकी टाइप्स हैं, जिसमें ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। H2 ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं जिसमें कि रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है, तो ये वो दवाइयाँ हैं जो बेसिकली एसिड को कम करती हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंटली अलामात को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद इसके अलावा कुछ प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन होती है जो स्टमक को एम्प्टी जल्दी करती है और उसको जो स्फिंक्टर है उसको क्लोज़ करने में मदद करती है। इसके बाद कुछ एंटासिड्स होती हैं मेडिकेशंस जो बेसिकली जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं और खाने के ऊपर एक लेयर सी बनाती हैं, जिससे ऊपर रिफ्लक्स जब होता भी है तो वो कम उसकी इंटेंसिटी का होता है। आमतौर पे बहुत सारे पेशेंट्स इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से और जो दवाइयाँ हैं उनसे बेहतर हो जाते हैं, बट इन सीवियर केसेस जब अगर इनसे कोई ठीक ना हो रहा हो तो आखिरी ऑप्शन जो होता है वो डेफिनेटली सर्जरी होती है। सर्जरी इसकी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो इसोफेगस की आखिरी हिस्सा है जो मैदे के साथ जाके लगता है उसके अराउंड एक मसल का रैप बना दिया जाता है जिसको फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, तो वो भी इसमें फिर हेल्पफुल होता है। लेकिन समटाइम्स कुछ रिसर्च के मुताबिक ये इसमें के जो अलामात हैं वो बेहतर होती हैं नहीं होती हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है, बट समटाइम्स इट वर्क्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे इस रिफ्लक्स के डिज़ीज़ में की जाती हैं। अगर हम इसकी पेचीदियों की बात करें तो अगर ये रिफ्लक्स डिज़ीज़ परसिस्टेंट रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जो ग़िज़ा की नाली है उसके जो आखिरी हिस्से में इस तरह की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो आगे चल के कैंसर का बाइस भी बन सकती हैं। और अगर ये वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं और जब वो हील होते हैं तो वो जगह नैरो हो जाती है जिसको हम स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन कहते हैं। उससे क्या होता है कि फिर ग़िज़ा की नाली में जो ग़िज़ा है वो फंसना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसमें हो सकती हैं। या इसके अलावा जो पहले जिक्र किया था, जैसे अगर परसिस्टेंटली छाती की कुछ अलामात आ सकती हैं, जैसे खुश्क खांसी है, जैसे एस्थमा की तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बार बार गला ख़राब होना है, या दांतों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अगर ज़्यादा रिफ्लक्स ले तो उसकी वजह से आ सकती हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसमें जो है वो आपने उस पर ज़्यादा अमल करना है ताकि दवाइयाँ जो है वो कम इस्तेमाल करनी पड़ें या उसकी जो है वो डोज़ कम लेनी पड़े। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करते तो फिर ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है और जो अलामात हैं वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं।
अगर आप इस मसले का शिकार हैं तो आप अपने मैदे जिगर के डॉक्टर से मशवरा लें और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ज़रूर अपनाएं। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।